नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीएनएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं मनोमंथन। आज फिर एक बार मनोमंथन होगा देश की सियासत पर, देश की सियासी गलियारों में चल रही हलचल पर। क्या बीजेपी के हाथ से महाराष्ट्र खिसक रहा है? ये एक बड़ा सवाल अब सामने आ रहा है। सबसे पहले दो बयानों के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी जो 10 जून को आए थे। 10 जून 2024। हम अब भी एनडीए का हिस्सा है। हमने बीजेपी को स्पष्ट कर दिया है कि हम कैबिनेट से कम कोई पद स्वीकार नहीं करेंगे। ये कहा था एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार ने, जो शरद पवार से अलग हुए हैं। वहीं 10 जून 2024 को हमने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती। हमें एक कैबिनेट मंत्री के साथ एक राज्य मंत्री का पद भी दिया जाना चाहिए था। लगता है बीजेपी हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये कहा था शिवसेना, जो शिंदे गुट के हैं, उनके नेता श्रीरंग बारणे ने। दोनों बयान ये बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में सरकार चला रहे गठबंधन यानी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिली, अब मिनिस्ट्री के बंटवारे पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार नाराज है। महाराष्ट्र में सितंबर तक विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीतने वाला विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया ब्लॉक का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे शिवसेना, जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रेसिडेंट है, उद्धव ठाकरे, उन्होंने 185 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। मैं ये विधानसभा चुनाव की बात कर रही हूँ। वैसे एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर एक लोकसभा सीट को विधानसभा की 6 सीटों के बराबर माने तो ये टारगेट मुश्किल नहीं होगा। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार एनडीए से अगर अलग हो जाते हैं तो लोकसभा चुनाव के हिसाब से एनडीए को करीब 48 सीटों का नुकसान होगा। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वोटिंग का पैटर्न अलग होता है। उधर शरद पवार ने भी एनसीपी के स्थापना दिवस पर 10 जून को पार्टी वर्कर से कह दिया था कि अगले 3 महीने में विधानसभा चुनाव होंगे और उसके बाद राज्य की सत्ता आपके हाथों में होगी। इतना कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 13 सीटों पर सीधा मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना से था। मुंबई रीजन में उद्धव गुट ने साउथ मुंबई, साउथ सेंट्रल मुंबई, मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीटें जीत ली। शिंदे गुट अपने गढ़ मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट पर हार गया। शिंदे गुट को पूरे महाराष्ट्र में 7 सीटें मिली है और उद्धव गुट ने 21 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती। महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट सुकृत करंदीकर इस पर कहते हैं कि यूपी के बाद बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में हुआ है। देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में महाराष्ट्र में 2024 में 41 और 2019 में 42 सांसद दिए थे। उसी महाराष्ट्र में 23 सांसदों वाली बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 9 जीत पाई। और अभी अगर भाजपा ने मोर्चा नहीं संभाला तो महाराष्ट्र बीजेपी के हाथ में नहीं रहेगा। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी आज केरल दौरे पर रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल का ये पहला केरल दौरा रहा। मलप्पुर में जनसभा के दौरान राहुल ने कहा कि वायनाड सीट छोड़ूं या रायबरेली, ये मेरे लिए धर्म संकट है। मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। मैं एक साधारण मनुष्य हूं। वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा। मेरे लिए देश की गरीब जनता ही मेरी भगवान है। मैं जनता से बात करूंगा और फिर इस पर फैसला लूंगा। Now I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. I am a human being. Modi ji has a strange Paramatma. His Paramatma makes him take all the decisions in favor of Adani and Ambani. Paramatma tells him, Narendra Modi ji, this morning you are going to give Bombay airport to Adani. Okay, now you gave Bombay, now you give Lucknow. Good, now you have given 7 airports. Now you give power plants. Okay, good, now you've done power plants. Now to help Adani with defense, you do Agniveer. But unfortunately, I do not have this luxury because I'm a human being and God does not order me. In fact, for me, it is much simpler. My God is the poor people of India. My God is the people of Wayanad. So for me, it's very easy. I just go talk to the people and my God tells me what to do. I will commit to you is that both Wayanad and Raebareli will be happy with my decision. राहुल गांधी ने आगे कहा कि केरल और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीएम मोदी को बताया कि संविधान हमारी आवाज है और वो इसको
छू नहीं सकते हैं। देश की जनता ने पीएम को बताया कि वो तानाशाही नहीं कर सकते हैं। चुनाव से पहले भाजपा के नेता कहते थे कि वो संविधान को फाड़ देंगे। अब चुनाव के बाद मोदी संविधान को सिर से लगाते हैं। मोदी वाराणसी में मुश्किल से जीत पाए हैं। भाजपा अयोध्या में भी हार गई है। नफरत को मोहब्बत ने हरा दिया है। And the people of Kerala, the people of Uttar Pradesh, they showed the Prime Minister, people of all other states showed the Prime Minister that you cannot dictate to the people of India what we want. And the people of India also told them that the Constitution is our voice. Do not touch the Constitution. 21st century is a visual century. Before the election, you saw BJP leaders saying, we will tear up the Constitution, we will throw the Constitution away, we will change the Constitution. Arrogance of power. After the election, you saw the Prime Minister doing this to the Constitution. So you can see that the people of India have spoken. And also notice that hatred has been defeated by love and affection. Arrogance has been defeated by humility. In fact, the truth is the Prime Minister barely escaped in Varanasi. And he would have been defeated himself in Varanasi. The BJP was defeated in Ayodhya. So even the people of Ayodhya have sent a message to the BJP that we do not appreciate hatred and violence. And the single biggest message that the people of India have given is that we are multiple traditions, we are many states, we have many histories, and every single one of these histories, every single one of these traditions, every single one of these religions is going to be respected. I can tell you that the government that has been formed in Delhi is a crippled government. The opposition has dealt a fatal blow to the BJP. And you will see that even Mr. Narendra Modi's attitude will have to change. वहीं तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में फिर एक बार शपथ ले ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर यह उनका चौथा कार्यकाल है। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा और कई प्रमुख हस्तियां शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहीं। शपथ ग्रहण के बाद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी आज काफी चर्चा भी हो रही है। 4 जून को आए नतीजों के बाद इस बार बीजेपी से कहीं अधिक एनडीए की चर्चा हो रही है। रिजल्ट के बाद से ही विपक्ष की ओर से कई सवाल दागे जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एनडीए की सरकार बन गई और नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली। अब बारी थी आंध्र प्रदेश की, क्योंकि वहां भी विधानसभा चुनाव होने थे तो सरकार बदलनी थी। चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी शामिल हुए। चंद्रबाबू नायडू सीएम पद की शपथ लेने के बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचे। पीएम मोदी ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता भेंट किया और इसी दौरान नायडू आशीर्वाद लेने के लिए मोदी के पैरों की ओर झुके। इस बीच मोदी ने उन्हें रोक लिया और गले लगा लिया। ये गले लगाने वाली डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री मोदी हर नेता के साथ अपनाते हैं जब भी वो उसे अपने पाले में लेना चाहते हैं। आपने विदेश के नेताओं के साथ भी मोदी को गले लगते हुए खूब देखा होगा। हाल ही में नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री मोदी को नेता चुना गया था, तब भी नीतीश कुमार अचानक प्रधानमंत्री मोदी के पैरों में झुकते हुए नजर आए थे। वो तस्वीर पर भी काफी चर्चा हुई थी। एक वक्त ऐसा भी था जब नरेंद्र मोदी ने नीतीश और नायडू दोनों को ही खूब परेशान किया था। उस वक्त उनकी सत्ता भी छीन ली गई थी। उनके साथ काफी बुरा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया था। लेकिन फिलहाल नायडू और नीतीश कुमार दोनों ने ही सब कुछ भुला दिया है और मोदी के साथ एकजुटता एक मंच पर बनाने की कोशिश की है। ये एकजुटता कितने वक्त तक टिकेगी और गठबंधन वाली सरकार देश को क्या दे पाती है, इस पर हमारी नजर बराबर बनी हुई है। आप वीएनएम टीवी को देख रहे हैं।
यूट्यूब चैनल है हमारा, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए और साथ ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें देख रहे हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।